स्टूडेंट्स, समष्टि अर्थशास्त्र के पिछले वीडियो में हमने उत्पादन व रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने ये जाना था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं, इस उत्पादन व रोजगार के सिद्धांत के प्रमुख आधार स्तंभ क्या है, क्या इसकी मान्यताएं हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रतिष्ठित जो उत्पादन व रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है, इसके संपूर्ण मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल रूप से जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसके तीन पार्ट है। पहला उसको उत्पादन से रिलेटेड है, दूसरा जो है वो मौद्रिक से रिलेटेड है और तीसरा वास्तविक क्षेत्र से रिलेटेड है। तो हम इस वाले जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सामान्य रूप से स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है इस जो उत्पादन व रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, इसमें क्या है, 5 चित्र एक साथ बनते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स को लगता है कि थोड़ा टफ है और सामान्य रूप से वो उसको छोड़ दिया करता है। जबकि ये सिद्धांत अगर ढंग से समझा जाए तो बहुत ही सरल है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करें, एक पेन और कॉपी साथ में लें और मेरे साथ साथ इसको करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप वैसे भी इसको समझना चाहेंगे तो बहुत इजी है। तो देखिए, हम पहले इसमें क्या करते हैं, उत्पादन क्षेत्र लेते हैं। उत्पादन क्षेत्र के मैं 3 पार्ट करूंगा। फर्स्ट पार्ट उत्पादन फलन, सेकंड पार्ट इसको हम लेंगे श्रम का पूर्ति वक्र, और थर्ड मैंने इसका पार्ट किया है श्रम का मांग वक्र। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें यह पूछा जाता है उत्पादन क्षेत्र, मौद्रिक क्षेत्र व वास्तविक क्षेत्र सहित संपूर्ण क्लासिकल मॉडल का समीकरण व चित्रों से वर्णन कीजिए। तो जब प्रश्न ऐसा होता है कि संपूर्ण क्लासिकल मॉडल का समीकरणों व चित्रों से वर्णन कीजिए, तो स्टूडेंट वहीं घबरा जाता है कि तो क्वेश्चन टफ है। जब भी देखिए, हम वो पूरी चीज लिखेंगे, हर का हम समीकरण लिखेंगे, हर का चित्र बनाएंगे, फिर मैं आपको कंबाइंड चित्र करके बताऊंगा। उसके बाद में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो हमने अगले वीडियो में देखना है। तो देखिए, फर्स्ट हम ले रहे हैं उत्पादन फलन। तो फर्स्ट देखिए, मैं उत्पादन फलन रहता हूं। उत्पादन फलन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज फंक्शनली related to NKT डैश डैश डैश। यानी उत्पादन फलन, पहले हमको ये समझना है उत्पादन फलन किसे कहा जाता है। उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा व उत्पादन के साधनों के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। ये फलन ये बताता है कि अगर हम उत्पादन के साधन को बढ़ाएंगे तो उत्पादन भी बढ़ जाएगा, और उत्पादन के साधन को कम करेंगे तो उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो ये Q बराबर है उत्पादन, F से रिलेटेड है फलन है, या N बराबर मैंने इसको लिया श्रम की मात्रा, K मैंने लिया है पूंजी कैपिटल, T लिया है तकनीक। बहुत सारे उत्पादन के साधन है। उत्पादन में श्रम भी काम आता है, भूमि भी काम आती है, पूंजी भी काम आती है, इसके अलावा पैकिंग मटेरियल भी काम आता है, कच्चा माल भी काम आता है, परिवहन के साधन भी काम आते हैं। इसलिए मैंने डैश 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 लगाया। अब मैंने माना कि ये बाकी सबको स्थिर माने, तो Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ N और dQ बटे dN इसका इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि हम अगर श्रम की मात्रा को बढ़ाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, श्रम की मात्रा को घटाएंगे तो उत्पादन भी घटेगा। दोनों में धनात्मक संबंध है, अर्थात जैसे जैसे हम लेबर की मात्रा को बढ़ाएंगे उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ये पहला जो उत्पादन क्षेत्र से रिलेटेड क्लासिकल मॉडल है, उसका जो पहला टॉपिक है वो है उत्पादन फलन। अब देखिए, उत्पादन फलन किस प्रकार से होता है, ये मैं इसको चित्र बना के बता रहा हूं। Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ N। ये क्या बता रहा है, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ N, यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जब N1 श्रमिक रोजगार पर लगाए जाते हैं तो उत्पादन होता है Q1। श्रमिक बढ़ाकर हम N2 कर देते हैं तो उत्पादन बढ़कर हो जाता है Q2। श्रमिक बढ़ाकर जब आप N3 कर देते हैं तो उत्पादन हो जाता है Q3। यानी ये इसीलिए हम बोलते हैं कि dQ by del N इज पॉजिटिव। यानी जैसे जैसे हम उत्पादन के साधन बढ़ाएंगे, यहां हमने एक साधन ही लिया है, अगर सारे साधन लेंगे तभी होएगा, और ये उत्पादन की मात्रा।
तो ये इसको बताता है कि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड नंबर ऑफ लेबर. इफ वी विल इंक्रीज number of labor then the quantity of production will also increase. If we will decrease the number of labor then the quantity of production will also decrease. Okay. अब देखिए एक और चीज हमको बतानी यहाँ डिस्कस करनी है कि उत्पादन फलन क्या होता है. उत्पादन फलन में जो श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है वो गिरती हुई होती है. वो आप इसको देखिए, ये जो फलन है ये हमने बनाया Q इजिकल टू फंक्शन ऑफ एन. आप इसको जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं. देखिए क्यों कि अगर जीरो लेबर होगी, बिना लेबर के प्रोडक्शन संभव नहीं है, तो Q इजिकल टू फंक्शन ऑफ एन. तो यहां देखिए फर्स्ट मैंने लिया N1 लेबर, N2 लेबर, N3, N4. तो यहां देखिए फर्स्ट N1 लेबर, तो प्रोडक्शन देखिए प्रोडक्शन इतना करता है OQ1. दूसरा लेबर की प्रोडक्टिविटी उससे कम होती है. देखिए Q1 से Q2, इससे ये दूरी कम है. तीसरा लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी और कम होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर रही है. ये देखिए Q3. और चौथे लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप देखिए, ये लेबर है N1, ये है N2, N3, N4. समान मात्रा में लेबर है, पर ये देखिए क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन यहां गिरता हुआ हो रहा है Q4. तो यहां देखिए फर्स्ट में प्रोडक्शन होता है इतना, सेकंड में प्रोडक्शन इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना. यानी देखिए OQ1 is greater than Q1 Q2 is greater than Q2 Q3 is greater than Q3 Q4. It means marginal productivity of labor या N से डिनोट करें is diminishing, यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता गिरती होती है. पहला श्रम ने इतना प्रोडक्शन किया, दो श्रम हो गए तो प्रोडक्शन बढ़ा पर थोड़ा कम बढ़ा. आप इसको अगर टेबल के रूप में देखें तो यहां इसको देखेंगे कि यहां देखिए नंबर ऑफ लेबर 1 2 3 4 5, टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ये है मान लीजिए 4 7 9 10, इतना ही बता. तो यह देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पहले ने 4 किया, फिर 3 किया, इसने 2 किया, इसने 1 किया. यानी ये पहले जो था इसकी उत्पादकता ज्यादा थी, फिर कम थी, फिर कम थी. इस प्रकार से सीमांत उत्पादकता श्रम की गिरती हुई होती है. ये बात भी आपको बतानी थी. अब आप देखिए दूसरी चीज देखिए, अभी हम इसके बारे में एक और डिस्कशन करते हैं. तो यहां देखिए ये क्या हो रहा है. फर्स्ट देखिए कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज फंक्शनली रिलेटेड टू N, K, T एटसेट्रा. हमने इनको कांस्टेंट माना. तो ये बिल्कुल सिंपल है, पॉजिटिव इन दोनों में रिलेशन है. ये N1 है और ये N2 है, तो पॉजिटिव रिलेशन है Q1 से Q2. पर एक लिमिट से ज्यादा, अगर मैं एक लिमिट से ज्यादा लेबर को बढ़ाऊंगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसकी बढ़ने के स्थान पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी. यहां देखिए लेबर में N3 कर रहा हूं तो यहां प्रोडक्टिविटी बढ़ने के स्थान पर घट रही है. वो एक अलग चीज है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता एक बार शून्य होगी, शून्य के बाद नेगेटिव भी हो सकती है. तीसरी चीज अभी इसके फर्स्ट ये क्लियर है, उसके बाद में और हम इसमें डिस्कशन करेंगे. अभी बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है जो आपको बतानी है. दूसरी चीज देखिए श्रम का मांग वक्र की हम पहले बात कर लेते हैं, फिर पूर्ति वक्र की बात करेंगे. श्रम का मांग वक्र, जिस प्रकार से वस्तु की मांग में क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा घटती है और कीमत में कमी होने पर मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है. सिमिलरली श्रम के मांग वक्र में वैसा का वैसा ही रिलेशन होता है. अगर मजदूरी दर, वास्तविक मजदूरी दर बढ़ती है तो श्रम की मांगी जाने वाली मात्रा घटती है, और वास्तविक मजदूरी दर घटती है तो श्रम की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है. तो यहां देखिए डिमांड फॉर लेबर इज फंक्शनली रिलेटेड टू W/P. यहां DN क्या है, श्रम की मांग. F आपसे पता है इसलिए नहीं बना रहा हूं. D बराबर होता है मौद्रिक मजदूरी, और P बताता है वास्तविक मजदूरी. P बराबर कीमत स्तर, और W/P बोलता है वास्तविक मजदूरी. तो ये क्या बताता है, डिमांड फॉर लेबर इज फंक्शनली रिलेटेड टू W/P, और DN डेल्टा W/P इज नेगेटिव. ये क्या बताता है कि ये बताता है
कि वास्तविक मजदूरी दर बढ़ने पर श्रम की मांगी जाने वाली मात्रा घटेगी, और वास्तविक मजदूरी दर बढ़ेगी घटेगी तो श्रम की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ेगी। तो देखिए श्रम का मांग वक्र क्या होता है, इसको आप देखेंगे तो डिमांड कर्व ऑफ लेबर, दिस इज ये डिमांड फॉर लेबर, ये क्या बता रहा है कि व्हेन रियल वेज इज W/P2 देन द डिमांड फॉर द लेबर इज ओनली N1। जब वास्तविक मजदूरी दर W/P1 तक गिरती है तो श्रम की मांग बढ़ती है, और वास्तविक मजदूरी दर जब W/P0 हो जाती है तो श्रम की मांग और बढ़ती है। इसको यूं समझिए कि हमारे घर में मान लीजिए मेड है, मेड सर्वेंट जो आती है, जो झाड़ू पोछा बर्तन करती है, वो अगर 500 रुपए ले, अगर मान लीजिए झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए जो मेड सर्वेंट है वो 500 रुपीज ही लेती है, तो 5000 घरों में इनकी डिमांड है। और अगर ये मेड सर्वेंट 1000 रुपए चार्ज लेती है प्राइस, तो 3000 घर ही रखते हैं, और ये अगर 1500 रुपए लेती है तो 1000 घर ही इनको रखते हैं, और अगर ये 5000 रुपए लेने लगे तो केवल हो सकता है 100 घर ही ऐसे हों जो झाड़ू पोछा बर्तन के लिए रेडी रखे। इट मीन्स व्हेन द वेज रेट इज इंक्रीजिंग, देखिए यहां क्या हो रहा है, आप इसको देखिए 500, ये वेज इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड, तो 500 ही वेज था तो 5000 की डिमांड थी। जब झाड़ू पोछे बर्तन का 1000 रुपए लिया गया तो 3000 ही डिमांड रह गई, ज्यादा बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होती चली, गिरती चली जा रही। सिमिलरली यहां जब वेज ज्यादा होता है तो डिमांड फॉर लेबर कम होती है, वेज घटने के साथ डिमांड फॉर लेबर बढ़ती है। सो देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रियल वेज एंड द डिमांड फॉर लेबर। ओके, तो ये एक चीज हुई। अब आप देखिए श्रम का मांग वक्र क्लियर। अब देखिए श्रम का पूर्ति वक्र क्या होता है, इसको समझेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप जाएंगे तो हम लोग को दूसरी चीजों से हम लिंक फेलियर हो जाएंगे, तो अभी हम उतनी ही बात करते हैं। बाकी श्रम का मांग वक्र और पूर्ति वक्र का और अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे श्रम का पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है। श्रम का पूर्ति वक्र, इसकी जो क्वालिटीज है वो अभी और बतानी है, तो वो बाद में बताएंगे। तो सप्लाई ऑफ लेबर, देखिए सप्लाई ऑफ लेबर इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ W/P। अब देखिए वो समीकरण पूछते हैं ना, संपूर्ण क्लासिकल मॉडल के समीकरण बताइए, तो ये समीकरण नहीं बन रहे हैं, ये तीसरा समीकरण है DSN। देखिए इसमें क्या है, SN बताता है श्रम की पूर्ति को, W वही मौद्रिक मजदूरी को बताता है, P कीमत स्तर को बताता है, और W/P वास्तविक मजदूरी को बताता है। और देखिए डेल्टा SN बाई डेल्टा W/P इज पॉजिटिव। ये क्या बताता है कि अगर वास्तविक मजदूरी दर बढ़ेगी तो ज्यादा श्रमिक काम करने के लिए तैयार होंगे, और वास्तविक मजदूरी कम होगी तो कम श्रमिक काम के लिए तैयार होंगे। आप देखिए लेबर मार्केट में जाते हैं और वेज जो है, वेज 300 रुपए अगर आप वेज देने के लिए तैयार हैं तो आपको 100 मजदूरी काम करने के लिए मिलेगी सप्लाई। अगर वेज 400 रुपए देते हैं तो हो सकता है 500 मजदूर तैयार हो जाए, और अगर वेज आप 500 रुपए देने के लिए तैयार है तो वहां पर जितने भी मजदूर, मान लीजिए 1350 मजदूर है, वो सारे के सारे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इट मीन्स जब रेट कम होती है, वेज रेट कम होती है, तो श्रमिकों की सप्लाई कम होती है, और वेज रेट बढ़ने के साथ श्रमिकों की सप्लाई बढ़ती चली जाती है। जब मजदूरी दर कम होती है तो श्रमिक काम करना पसंद नहीं करते हैं, वो काम की बजाय आराम करना पसंद करते हैं। पर जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, आराम के बजाय काम को प्राथमिकता देते हैं। तो जो श्रम की सप्लाई वक्र है, इसको आप समझेंगे कि सप्लाई ऑफ लेबर क्या है। तो यहां देखिए ये कर्व पॉजिटिव होता है, सप्लाई ऑफ लेबर, श्रम की पूर्ति वक्र, श्रम का पूर्ति वक्र। तो क्या है, देखिए जब W/P1 वेज रेट है, रियल वेज, तो श्रम की पूर्ति है N1। जब रियल वेज बढ़कर W/P2 हो जाता है तो श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है N2। जब ये और बढ़कर W/P3 हो जाता है तो इस श्रम की पूर्ति बढ़कर और N3 हो जाती है। सो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन, डी डेल्टा SN बटे डेल्टा W/P इज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि वास्तविक मजदूरी दर में होने वाली वृद्धि के साथ श्रम की पूर्ति बढ़ती है। क्लियर। तो यहां देखिए अभी हम क्लासिकल मॉडल की बात करेंगे, इस पीछे की ओर
मुड़ता हुआ श्रम का पूर्ति वक्र भी होता है, उसका डिस्कशन अलग से करेंगे। वो क्या होता है, एक थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक लिमिट तक मजदूरी बढ़ेगी तो श्रम की पूर्ति बढ़ेगी, उसके एक लिमिट के बाद में श्रम की पूर्ति बढ़ेगी तो एक लिमिट से ज्यादा मजदूरी हो जाएगी तो श्रम काम के बजाय आराम को प्राथमिकता देंगे। यहां देखिए, फर्स्ट देखिए W/P1 मजदूरी है तो N1 श्रमिक काम करने के लिए तैयार है। मजदूरी दर W/P2 हो जाती है तो N2 श्रमिक काम के लिए तैयार है। और एक लिमिट से ज्यादा मजदूरी बढ़ जाएगी तो श्रमिक क्या करेंगे, काम की जगह आराम को प्राथमिकता देंगे। ये देखिए ये घट रहा है, इसका हम अलग से वीडियो करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि पीछे की तरफ मुड़ता हुआ श्रम का पूर्ति वक्र क्या होता है, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पर आपको यूं नहीं लगे कि सर ने ये बात छोड़ दी इसलिए मैंने थोड़ी सी बताई। तीसरी चीज एक और देखिए, पूर्ण रोजगार के बाद श्रम का पूर्ति वक्र कैसा होता है। तो यहां देखिए श्रम का पूर्ति वक्र यहां से यहां चल रहा है, उसके बाद मजदूरी दर कितनी भी बढ़ जाए श्रम की पूर्ति नहीं बढ़ पाएगी। तो इसको लेते हैं पूर्ण रोजगार के बाद श्रम का पूर्ति वक्र। थोड़ा सा मैं आपको अभी इसी वीडियो में इतना डिटेल में नहीं बता रहा। ये देखिए पहला, ये यहां देखिए यहां फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये NF, ये N1 है, ये W/P1 मजदूरी है तो N1 श्रमिक काम पर लगा रहे हैं, W/P2 मजदूरी है तो N फुल एम्प्लॉयमेंट है। इसके बाद मजदूरी दर कितनी भी बढ़ जाए श्रम बढ़ नहीं सकता, क्योंकि श्रमिक जितना भी श्रमिक था वो काम पर लग चुका है। फिर अगर मजदूरी दर बढ़ते भी है तो श्रम की पूर्ति नहीं बढ़ेगी। ये भी एक अलग चीज है, एक अलग कंसेप्ट है। सामान्य रूप से हम जो अभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का जो मॉडल कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा इन चीजों से, ये जब केंच का रोजगार का सिद्धांत पढ़ेंगे तब हम आपको इसको डिस्कस करेंगे। पीछे की ओर मुड़ता हुआ श्रम का पूर्ति वक्र क्या है उसके लिए हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सी चीजें हैं इकोनॉमिक्स में, थोड़ा सा आपको समझ में आने की बात है। तो यहां देखिए, हम अब वापिस देखिए, यहां जो मैंने लेना है, डिमांड फॉर लेबर इज फंक्शन ऑफ W/P, ये मैंने दूसरा इक्वेशन दिया था, और सप्लाई ऑफ लेबर इज ऑल्सो फंक्शन बाय W/P, ये तीसरा है। तो देखिए इन दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई फॉर लेबर, ये चौथा मॉडल हो गया। पहले जो अब देखिए, अब इसको बात करेंगे कि डिमांड और सप्लाई में क्या रिलेशन होता है। तो यहां देखिए, मान लीजिए मजदूरी दर है, वेज रेट, वेज रेट है आपका 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज। तो डिमांड फॉर लेबर, जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ेगी डिमांड घटेगी, तो यहाँ 50 है तो यहाँ 40 हुआ, यहाँ 30 हुआ, यहाँ 20 हुआ, यहाँ 10 ही रही है। और सप्लाई में उल्टा संबंध है, जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50। तो आपस में निर्धारण कहाँ होगा, मजदूरी दर का निर्धारण होगा जहां डिमांड और सप्लाई वक्र एक दूसरे को काटेंगे, वहां मजदूरी दर का निर्धारण होगा। इसको मैं प्लॉट करके बताता हूं कि किस प्रकार से इसको करना है। तो ये देखिए, समझिए आपको। तो यहां हमने क्या करना है, ये डिमांड फॉर लेबर और ये सप्लाई फॉर लेबर। तो ये सप्लाई फॉर लेबर, तो यहां वेज रेट डिसाइड होगा, W/P वेज है और N1 श्रमिक काम पर लग रहे हैं। अब देखिए, किसी समय श्रम की मांग बढ़ेगी, तो समझने की बात है, श्रम की मांग बढ़ेगी, D'(N) हुई, तो वास्तविक मजदूरी दर W/P2 हो जाएगी और संतुलन बिंदु E1 से E2 पर चला जाएगा और श्रमिक N1 की जगह N2 काम पर लगा दिए जाएंगे। किसी समय श्रमिक की मांग घटती है, D'(N), संतुलन बिंदु E0 पर आ गया, वास्तविक मजदूरी दर WP 0 हो गई और N0 श्रमिक काम पर लगाई गई। तो अगर किसी समय श्रम की मांग बढ़ेगी तो वास्तविक मजदूरी दर बढ़ेगी, श्रम की मांग घटेगी तो वास्तविक मजदूरी दर घटेगी। इसी प्रकार से श्रम की पूर्ति को भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अगर श्रम की पूर्ति बढ़ती है तो क्या होगा, तो देखिए ये डिमांड फॉर लेबर और ये सप्लाई फॉर लेबर, लेबर को N से डिनोट कर रहे हैं, L से भी कर सकते हैं। तो ये W/P1 वास्तविक मजदूरी दर है, N1 श्रमिक काम पर रखे गए हैं। अब मान लीजिए श्रमिक खेतों में काम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फसल कटाई का मौसम होता है तो खेतों में काम ज्यादा होता है, तो बाजार में
श्रमिक काम करने के लिए कम आते हैं, तो मान लीजिए सप्लाई ऑफ लेबर घटा, तो संतुलन बिंदु E1 से E2 पर आ गया, तो वास्तविक मजदूरी दर W/P2 हो जाएगी और श्रमिक काम पर आएंगे N0। किसी समय श्रमिक काम पर ज्यादा आ गए, सप्लाई बढ़ गई क्योंकि खेतों में कोई काम नहीं रहा, तो वो वैकल्पिक रोजगार के रूप में मजदूरी करने आ गए, तो यहां संतुलन बिंदु E3 पर चला गया। तो चूंकि श्रमिक मार्केट में ज्यादा आए हैं, N3 आए हैं, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक मजदूरी दर घट जाएगी। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स यूं कहते हैं कि अगर मजदूरी दर में लोचशीलता होती है, यानी मजदूरी दर बढ़ भी सकती है, मजदूरी दर घट भी सकती है, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रोजगार स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। किसी समय श्रमिक ज्यादा काम पर आएंगे तो मजदूरी दर घट जाएगी, श्रम की डिमांड बढ़ जाएगी। किसी समय श्रमिक काम पर कम आए, सप्लाई कम हुई, तो मजदूरी दर बढ़ जाएगी और उनकी डिमांड घट जाएगी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में स्वतः ही पूर्ण रोजगार रहता है। तो हमने क्या किया है, अभी एक पहला सेक्टर जो है उत्पादन क्षेत्र की बात करी है। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्पादन क्षेत्र के समीकरण क्या है, तो पहले देखिए, पहला था क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ एन के टी, आपको याद है ऐसा बनाया था अपने। तो देखिए पहला समीकरण ये है, और डी क्यू बाई डेल एन ओके इज नेगेटिव, और डेल्टा स्क्वायर क्यू डेल एन स्क्वायर इज पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्या है, ये बताता है कि श्रम की मांग और उत्पादन में, सॉरी हमने इसको पॉजिटिव करना है और इसको नेगेटिव करना है। ये बताता है कि श्रम की मांग और उसमें पॉजिटिव संबंध होता है, यानी हम उत्पादन के साधन बढ़ाएंगे तो उत्पादन की मात्रा भी बढ़ेगी, और उत्पादन का साधन कम करेंगे तो उत्पादन की मात्रा भी कम होगी। पर एक लिमिट से ज्यादा ऐसा करेंगे तो उसकी जगह फायदे की जगह हमको नुकसान हो सकता है। पहला इक्वेशन है। फिर डिमांड फॉर लेबर इज ऑल्सो फंक्शनली रिलेटेड टू बाई W/P, और इसके लिए डेल्टा DN बटे डेल्टा W/P इज नेगेटिव। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। डी सप्लाई ऑफ N, श्रम का पूर्ति वक्र, ये W/P, और DSN बटे डेल्टा W/P इज पॉजिटिव। ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। तो देखिए इसका दूसरा और तीसरे का बाएं पक्ष बराबर है, इसलिए DN बराबर होगा SN के। ये पहला जो हमारा क्षेत्र है उत्पादन क्षेत्र, उसके समीकरण है। अब आपसे उत्पादन क्षेत्र का चित्र पूछा जाए तो देखिए दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, ये भी आपको समझना चाहिए कैसे करना है। देखिए ये डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई फॉर लेबर, तो W/P1 लेबर को रोजगार मिला है, N1 श्रम की पूर्ति है। थोड़ा हो सकता नहीं आए तो थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं, ऊंचा बना देते हैं। तो यहां देखिए फर्स्ट और ये सेकंड, ये डिमांड फॉर लेबर और ये सप्लाई फॉर लेबर। तो W/P1 वास्तविक मजदूरी है, N1 श्रमिक रोजगार रहते हैं, और ये Q इजिकल टू फंक्शन ऑफ N, क्योंकि हमने बाकी को कांस्टेंट माना है, इन दोनों को कांस्टेंट माना। तो देखिए जब N1 श्रमिक काम करेंगे, देखिए आपस में जुड़े हुए, N1 श्रमिक काम करते हैं तो Q1 प्रोडक्शन होता है। ये चित्र हमारा A है और ये चित्र हमारा B है। तो A चित्र बताता है कि जब श्रम की मांग और पूर्ति जिस स्थान पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है, वहां वास्तविक मजदूरी दर का निर्धारण होता है, और श्रमिक ON श्रमिक काम पर रखे गए हैं। ON श्रमिक जब अर्थव्यवस्था में काम करते हैं तो अर्थव्यवस्था में Q1 प्रोडक्शन होता है। ये हमने प्रतिशत सिद्धांत का उत्पादन सेक्टर क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। दूसरा हम देखिए मौद्रिक सेक्टर लेते हैं, सेकंड सेक्टर हम लेते हैं मुद्रा क्षेत्र। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये समझ में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरा है मौद्रिक क्षेत्र। मौद्रिक क्षेत्र की व्याख्या फिशर के 1911 में एक फिशर ने एक किताब लिखी थी, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। उसमें उन्होंने लिखा कि अन्य बातें समान रहने पर किसी समय मुद्रा की पूर्ति को दुगना करने पर कीमतें भी दुगनी हो जाती है,
और मुद्रा की पूर्ति को आधा करने पर कीमतें भी आधी हो जाती है। मुद्रा की पूर्ति को आप चौगुना कर दीजिए, कीमतें चौगुनी हो जाएगी, और मुद्रा की पूर्ति को अगर आप चौथाई कर देंगे तो कीमतें भी चौथाई हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये क्या है, इरविंग फिशर का ये मानना था कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष व आनुपातिक संबंध होता है। यानी वो ये कहते थे कि मुद्रा की पूर्ति ही कीमत स्तर को निर्धारित करती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने पर कीमतें बढ़ जाती है और मुद्रा की पूर्ति को कम करने पर कीमतें कम हो जाती है। तो उनका यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण मुद्रा की पूर्ति से होता है। इन्होंने एक एग्जांपल, इन्होंने फॉर्मूला दिया था पीटी इजिकल टू एम वी और P इजिकल टू एम वी अपॉन टी। बाद में इन्होंने सात मुद्रा को भी शामिल करके लिखा था एम वी प्लस एम वन वी वन अपॉन टी। हम यहां इसी वाले सिद्धांत की बात करेंगे। तो यहां देखिए क्या है, P बराबर है कीमत स्तर, M बराबर मुद्रा की पूर्ति, V बराबर मुद्रा का चलन वेग, T बराबर वस्तु व सेवाओं की मात्रा, बाकी जो है M1 साख मुद्रा की मात्रा और साख मुद्रा का चलन, V1 है साख मुद्रा का चलन वेग। ये चीजें क्या है और पूरा जो फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या है। हमारे को यहाँ केवल इतने से ही एक समीकरण की जरूरत है, इसलिए हम इसमें ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। ये हमारा 5th समीकरण है। क्या बताता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ये जो फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत है ये क्या बताता है, इसको आप थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये क्या कहता है कि कीमत स्तर में सीधा संबंध होता है और मुद्रा की जो एमवी होती है उसमें उल्टा संबंध होता है। वापिस इसको समझिए कैसे। वो क्या कह रहा है कि यदि मुद्रा की पूर्ति M1 है तो कीमतें P1 होगी। मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर M2 कर दिया जाए तो कीमतें P2 हो जाएगी। यानी कीमत स्तर ये क्या कह रहे हैं, कीमत स्तर में और मुद्रा की पूर्ति में सीधा संबंध होता है। यानी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, M बढ़ेगा तो PB बढ़ेगा और M घटेगा तो PB घटेगा। पॉजिटिव रिलेशन है दोनों में। और ये है मुद्रा का वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा की वैल्यू। तो यहां देखिए, जब मुद्रा कम थी तो उसकी वैल्यू ज्यादा थी, और जब जैसे जैसे मुद्रा बढ़ेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। यानी मुद्रा की पूर्ति में होने वाली वृद्धि के साथ वैल्यू घटती है। यानी M प्रोपोर्शनल टू 1/V और या M प्रोपोर्शनल टू P। यानी मुद्रा की पूर्ति का कीमत स्तर के साथ सीधा संबंध होता है और मुद्रा की वैल्यू के साथ उल्टा संबंध होता है। कोई भी चीज जिसकी मात्रा बढ़ती है उसकी वैल्यू घटती है। मार्केट में जब टमाटर कम आता है, कम मार्केट मात्रा में टमाटर है, वो 30 रुपए किलो बिक रहा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, 30 रुपए किलो बिक रहा है। पर वही टमाटर मार्केट में जब ज्यादा आ जाता है तो उसकी वैल्यू घट जाती है, वो 10 रुपए किलो ही बिकता है। तो सिमिलरली क्या है, वो ये कह रहे हैं कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के साथ मुद्रा की वैल्यू घटी। देखिए, हम जब छोटे थे 10 रुपए की भी बहुत वैल्यू होती थी क्योंकि मुद्रा की पूर्ति उस समय कम थी। अब मुद्रा की पूर्ति रिजर्व बैंक ने बहुत ज्यादा कर दी तो आज 100 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं है। यानी जैसे जैसे किसी भी चीज की पूर्ति बढ़ेगी उसकी वैल्यू घटेगी। यानी ये क्या कहता है कि कीमत स्तर के साथ प्रत्यक्ष व आनुपातिक संबंध होता है और मुद्रा की वैल्यू के साथ नेगेटिव संबंध होता है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के साथ मुद्रा की वैल्यू घटती है। तो यहाँ देखिए, क्लासिकल मॉडल का जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत है इसको आप अलग से भी वीडियो में पढ़ सकते हैं। उसमें फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत अलग है, कैम्ब्रिज का मुद्रा परिमाण सिद्धांत भी है, और फिर मिल्टन फ्रीडमैन का मुद्रा परिमाण सिद्धांत भी है, फिर टॉबिन और बामोल का मुद्रा परिमाण सिद्धांत की भी चर्चा की गई है। तो यहाँ देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये MB क्या बता रहा है, MB। ये देखिए MB, P प्रोपोर्शनल टू MB। ये क्या बताता है, ये बताता है कि क्वांटिटी प्रोडक्शन ज्यादा है तो कीमतें कम होगी, अगर प्रोडक्शन कम है तो कीमतें और ज्यादा होगी। ये उल्टा संबंध है। यहां की हमने यहां लिया उत्पादन को और यहां लिया कीमत स्तर को। तो ये MB। अब देखिए, अगर रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने पर MB इधर आ जाएगा,
M1V1। और मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएंगे, मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई तो उसी उत्पादन के स्तर पर कीमतें बढ़ गई, कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। मुद्रा की पूर्ति थोड़ा, ये मुद्रा की पूर्ति हमने बढ़ाई M1V1, तो उसी उत्पादन स्तर पर कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। और अगर उत्पादन कम है तो कीमतें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, P3 हो जाएगी। और अगर मुद्रा की पूर्ति को घटाते हैं, यहां आप लिखेंगे, यहां देखें, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर, और मुद्रा की पूर्ति घटती है तो नीचे आ जाएगा M0V0। ठीक है। अब यहां देखिए हमने क्या माना है, हमने ये माना है कि V और T कांस्टेंट रहता है। क्या मान लिया, P = mv/t है और ये दोनों कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल टू M, यानी P बढ़ेगा तो M भी। इसका मतलब है मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति घटेगी तो कीमतें घटेगी। ये मौद्रिक क्षेत्र प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया, जिसमें यह माना गया था कि कीमत स्तर का निर्धारक मुद्रा की पूर्ति होती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर कीमतें बढ़ती है और मुद्रा की पूर्ति घटने पर कीमतें घटती है। तो ये एक सिद्धांत जो है वो उनके द्वारा दिया गया, हमारे जो प्रतिष्ठित सिद्धांत अर्थशास्त्रियों के द्वारा। अब इसके बाद में देखिए हम तीसरी बात की चर्चा करते हैं, जो तीसरा सिद्धांत है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। हम तीसरी बात करते हैं वास्तविक क्षेत्र की। वास्तविक क्षेत्र की बात करते हैं, फिर देखिए हम तीनों को जोड़कर बताएंगे। तो वास्तविक क्षेत्र में क्या है, बचत व विनियोग क्षेत्र भी इसको बोलते हैं, बचत व विनियोग क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ये क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ आर, और डेल्टा ई बटे डेल्टा आर इज नेगेटिव। ये क्या कहता है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, इन्वेस्टमेंट घटेगा, यहाँ 50 था तो यहाँ 40 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, यहाँ 10 ही हो गया। सो देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। ये Q1 Q2 इन्वेस्टमेंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 R2। तो ये इसका समीकरण है। फर्स्ट समीकरण हुआ I = फंक्शन ऑफ R, ये 6 समीकरण मान लेते हैं। और सेविंग इज फंक्शन ऑफ ऑल्सो R, सेविंग भी बचत भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फलन है। अब ये क्या कहता है, बचत फलन क्या कहता है कि डेल S बट डेल R इज पॉजिटिव, यानी ब्याज दर बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी इसको देखिए, सेविंग यहां हो जाएगी 10, 20, 30, 40, 50। ब्याज दर कम होगी तो लोग खर्चा करना पसंद करेंगे, पर जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ेगी लोग खर्चे की जगह पैसे को क्या करना चाहेंगे, सेव करना चाहेंगे। तो ये क्या कहता है, ये मॉडल क्या कहता है, इसको आप समझिए। क्या है, 6 और 7 समीकरण ये दोनों है। तो यहां देखिए ये दोनों का बाएं पक्ष बराबर है, तो इनकम बराबर सेविंग। दोनों को अलग अलग करके बताता हूं। इन्वेस्टमेंट कर्व क्या कहता है और सेविंग कर्व क्या कहता है, और दोनों आपस में क्या कहते हैं, ये बात समझिए। इन्वेस्टमेंट ये कहता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। मान लीजिए ये जो है, ये इन्वेस्टमेंट को हमने मान लिया X1 और X2 मान लिया, ये Q1 Q2 क्वांटिटी मान लेते हैं, Q1 और Q2। अब यहां सेविंग जो है उल्टा चलता है, अगर ब्याज दर कम है तो लोग बचत करना कम पसंद करेंगे, और ब्याज दर बढ़ी तो ये होगा Q2। तो यहां क्या है, डेल S बटे डेल R इज पॉजिटिव, और यहां क्या है, डेल I बटे डेल R इज नेगेटिव। तो यहां देखिए ब्याज दर का निर्धारण कहां होगा, ब्याज दर का निर्धारण अभी मैंने आपको बताया, जैसे जिस स्थान पर इन्वेस्टमेंट कर्व और सेविंग कर्व आपस में काटेंगे वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण होगा। क्लियर। तो संपूर्ण क्लासिकल मॉडल में इस प्रकार से 3 क्षेत्र है, और तीनों क्षेत्रों में सिमिलरली संतुलन को देखा जाता है।
तो अब देखिए समीकरण, तीनों के समीकरण है और तीनों के चित्र है। और ये सेविंग वक्र क्या बताता है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा था 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। इन्वेस्टमेंट घटेगा 50, 40, 30, 20, 10 और सेविंग बढ़ेगी 10, 20, 30, 40 और 50। तो जहां संतुलन होगा वहां, जहां इन्वेस्टमेंट कर्व और सेविंग कर्व आपस में काटेंगे, वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन होगा। ये आपका पूरा क्लासिकल मॉडल के तीनों क्षेत्र है। अब देखिए तीनों क्षेत्र किस प्रकार से काम करते हैं, तीनों कैसे इंटर रिलेटेड है, इसको समझने की बात है। तो तीनों क्षेत्रों का एक संयुक्त चित्र मैं आपको बनाकर बताता हूं, उसके बाद हम इसमें जो डिफरेंस आएगा उसकी बात करेंगे। तो संपूर्ण क्लासिकल मॉडल जो है थोड़ा सा बच्चों को घबरा देता है, पर बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखिए करना क्या है, पहला ये फर्स्ट चित्र, ये सेकंड चित्र, थर्ड, फोर्थ, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट को मैं इधर ले लूंगा क्योंकि देखिए सर बोर्ड के साइज हमारे पास छोटा पड़ रहा है तो उसको हम आगे ले लेंगे। देखिए यहां क्या बता रहा है, डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई फॉर लेबर, वास्तविक मजदूरी दर W/P1, N1 श्रमिक काम पर लगाए गए। अब ये N1 श्रमिक उत्पादन करते हैं Q = फंक्शन ऑफ L, ये देखिए दूसरा चित्र। N1 श्रमिक Q1 प्रोडक्शन करते हैं। अब ये मुद्रा की पूर्ति है MB। तो Q1 जब उत्पादन होता है तो कीमतें होती है P1, और जब कीमतें P1 है और ये वास्तविक मजदूरी दर है W/P1, तो मौद्रिक मजदूरी होती है W1। ये है कीमत स्तर, ये भी कीमत स्तर, यहां उत्पादन, यहां मौद्रिक मजदूरी, यहां उत्पादन, यहां वास्तविक मजदूरी। और यहां क्या करते हैं, बचत और निवेश क्षेत्र को ले लेते हैं, ये जुड़ा हुआ, ये इन्वेस्टमेंट और ये सेविंग, इसको नीचे भी बना सकते हैं, यहां पे भी बना सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये क्वांटिटी है। देखिए अब इसको समझिए, ये चित्र क्या बताता है, ये चित्र श्रम की मांग एवं पूर्ति वक्र को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो बताता है। तो पहला जो हमारा समीकरण है वो बताता है क्वांटिटी इज फंक्शन ऑफ N K T, इनको कांस्टेंट मानेंगे तो dQ/dN इज पॉजिटिव। तो पहला जो है ये बताता है डिमांड फॉर लेबर इज फंक्शन ऑफ W/P और डेल्टा W/P इज नेगेटिव। सप्लाई ऑफ लेबर इज फंक्शन बाय W/P और डेल W/P इज पॉजिटिव। तो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है, और डिमांड फॉर लेबर बराबर सप्लाई ऑफ लेबर ये चौथा इक्वेशन है। तो यहां देखिए डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर आपस में ई बिंदु पर काटती है, जहां वास्तविक मजदूरी दर W1P है, श्रम को रोजगार मिलता है, श्रम की मात्रा N1 श्रमिकों को रोजगार मिलता है। अब ये N1 श्रमिक है, ये उत्पादन करते हैं Q1, ये Q = फंक्शन ऑफ N, ये B चित्र है, इसमें Q = फंक्शन ऑफ N है। Q1 प्रोडक्शन होता है, N1 श्रमिकों को काम पर रखा जाता है। अब ये मुद्रा की पूर्ति MV, तो Q1 श्रमिक उत्पादन Q1 होता है, मुद्रा की पूर्ति MV है, तो कीमत रहती है P1। जब कीमत P1 रहती है और वास्तविक मजदूरी W/P1 है, तो मुद्रा के रूप में श्रमिकों को W1 मजदूरी दी जाती है। और ये श्रम और इसका आप समझते हैं, तो ये होगा इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ R, सप्लाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ R, डेल I/डेल R इज नेगेटिव, डेल S/डेल R इज पॉजिटिव, तो I = S। ये संपूर्ण क्लासिकल मॉडल के समीकरण है और ये पूरा क्लासिकल मॉडल का चित्र है। तो ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, इंटर रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। अब कई बार प्रश्न अलग अलग रूप में आता है, उसके बारे में हम नए वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो हमारा ये बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं समझता हूं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। थोड़ा सा आप इसको डिस्प्ले में मैं रखता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं कि किस प्रकार से A B, इसको हम C नाम दे सकते हैं, इसको हम D नाम दे सकते हैं, इसको मान देख सकते हैं E, ये नीचे भी बना सकते हैं, साइड में भी बना सकते हैं, क्योंकि इनका इससे रिलेशन नहीं है।
तो ये बाकी आपस में इंटर रिलेटेड है। अब क्लासिकल मॉडल के बारे में कुछ भी नया पूछा जाएगा तो वो इसी से रिलेटेड होगा। बेसिक हमारा चित्र यही रहेगा और यही समीकरण रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिए।